गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, हम लोगों ने उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का जो सीरीज शुरू किया था, उसमें एपिसोड नंबर आज 4 है, जिसमें हम उत्तराखंड का इतिहास शुरू कर रहे हैं आज। इससे पहले उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्हों पे हमने चर्चा किया है। तो उत्तराखंड का इतिहास को जानने से पहले हमें एक शब्द पे चर्चा करना है, इतिहास। यानी इतिहास क्या है, इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना भी होगा, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है। जो हमारा ये इतिहास है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से, जिसमें पहला शब्द है इति, फिर ह, फिर आश। जब आप इतिहास को तोड़ेंगे, यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो आप इति प्लस ह प्लस आस आप अलग अलग करेंगे, तो इन 3 शब्दों से मिलकर हमारा इतिहास बनता है। सामान्य भाषा में इसका अर्थ होता है दोस्तों, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। ऐसा निश्चित रूप से हुआ। यानी इतिहास का सामान्य अर्थ हुआ मित्रों, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अगर हम बात करें इस प्रकार इतिहास के बारे में, तो अतीत को जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है, जिसमें हम किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास का अध्ययन, या फिर हम उस राष्ट्र या उस समाज के अतीत के बारे में जान सकते हैं। हम किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र के अतीत को जानने के लिए हमारे इतिहासकारों ने इस इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा है। यानी किसी भी समाज या कोई भी राष्ट्र या कोई भी समाज हो, उसके बारे में जानने के लिए मुख्यतः इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग है आंध्र ऐतिहासिक काल, और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। इन तीनों कालों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जब जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, आंध्र ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक। अब उससे पहले मैं एक लाइन पे आप लोगों का नज़र डालता हूँ। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी का स्रोत। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख मित्रों पुराणों के अंतर्गत हुआ है। आप लोगों ने पुराण नाम सुना ही होगा, जो कि पुराणों की संख्या 8 बताई गई है, 18 बताई गई है। पुराणों के अंतर्गत दोस्तों स्कंद पुराण में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की चर्चा मिलती है। इसके अलावा प्राचीन उत्तराखंड से संबंधित जानकारी के अनेक प्रमाण मिलते हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी का स्रोत मैंने आप लोगों को बता दिया। 3 आधारों पर हम मुख्यतः जानकारी जुटाते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आंध्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम एक बार थोड़ा सा नज़रें डाल लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, क्योंकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी हमें कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से सवाल यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी ने पूछा है मित्रों, कि प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक या प्री हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं। तो इतिहास का एक ऐसा समयकाल, इतिहास का एक ऐसा समयकाल दोस्तों, जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, जिसमें मानव लिखना भी नहीं जानता था और पढ़ना भी नहीं जानता था। अब सर, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है फिर? इसकी जानकारी का स्रोत दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य
अब पुरातात्विक साक्ष्य बोले तो यहाँ पे कुछ गुफा लेख आएंगे। क्या आएंगे? गुफा लेख या गुहा लेख कह सकते हैं आप। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। सिंपल वे में याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसकी कोई लिखित विवरण या कोई लिखित जानकारी नहीं रखा गया या नहीं मिलता है। ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं क्योंकि उस समय का जो मानव था वो गुफाओं में रहता था। फिर प्राग ऐतिहासिक काल के आप जब मेरे साथ कभी इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल के 3 भाग होते हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कई बार यही सवाल बन जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के कितने भाग? 3, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसीलिए इस काल को ही पाषाण काल नाम भी दिया गया है, स्टोन एज। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आखिर प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा क्या हुआ था? देखिए, इस सभ्यता में मनुष्य का आदि पूर्वज 2 समूह में रहता था, क्योंकि मनुष्य का कोई ना कोई आदि पूर्वज रहा होगा। एक पूर्वज था रामापिथिकस और दूसरा जो समूह था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। देखिए, एक बार आप इस टॉपिक को समझेंगे तो आगे बहुत आसान होने वाला है आप लोगों के लिए चैप्टर। तो इस सभ्यता में प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो मनुष्य है उसके आदि पूर्वज 2 समूह में रहता था। एक समूह था रामापिथिकस और दूसरा समूह था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। चर्चा करेंगे थोड़े बहुत इनमें भी। जो रामापिथिकस था दोस्तों, ये घने जंगलों में रहने वाला था। जो रामापिथिकस समूह था मानव का, वो घने जंगलों में रहता था। और जबकि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था दोस्तों, वो मैदानी की ओर प्रवेश करने लगा, यानी मैदानी की ओर बसने लगा। तो रामापिथिकस, क्योंकि हमारे पूर्वज बंदर रहे ऐसा कहा जाता है, तो रामापिथिकस जो था वो घने जंगलों में रहता था और ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहाँ रहता था? वो मैदानी की ओर रहने लगा। धीरे धीरे दोस्तों समय के साथ परिवर्तन हुआ और बाद में मानव का रूप तब्दील हो गया, मानव के रूप में बदल गया। वही होमो हैबिलस जो मानव था, ये प्रथम मानव था जो हाथ का प्रयोग करने लगा और औजार बनाने लगा। तो होमो हैबिलस पहला ऐसा मानव था जिसने हाथ का प्रयोग करने लगा और औजारों का प्रयोग भी करने लग गया, मतलब औजार बनाने लग गया। अब इससे आगे जब आप जाएंगे तो होमो इरेक्टस नामक आपको मानव मिलेगी जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी करने लगा। इस प्रकार में या इस युग में मानव की हड्डी सीधी होने लगी और इसी युग में मानव ने आग की खोज से भी मानव परिचित होने लग गया, होमो इरेक्टस मानव। और यहाँ पे मानव पत्थरों के औजार बनाने लग गए। होमो इरेक्टस मानव की रीढ़ की हड्डी सीधी और आग की खोज से परिचय हुआ और पत्थर के औजार बनाने लगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए आग की खोज हो जाता है और रीढ़ की हड्डी सीधी। ठीक है, जो पीछे पीठ का पीछे आपने ऊपर को देखा होगा, तो रीढ़ की हड्डी सीधी। नियंडरथल मानव इम्पोर्टेंट हो जाता है। नियंडरथल मानव कहाँ पाया गया, ये बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों, इसे जर्मनी में देखा गया और जर्मनी में सबसे अधिक संख्या में देखा जाने वाला मानव था नियंडरथल समूह के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, नियंडरथल पूछा जाता है। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो क्रोमैगन या क्रोमैग्नन, तो यहाँ पे क्रोमैग्नन मानव में क्या होने लग गया कि बौद्धिक विकास यानी बुद्धि का विकास होने लग गया और मानव बुद्धिमान होने लग गया। तो बुद्धिमान मानव का विकास क्रोमैग्नन मानव में हुआ। फिर बाद में जो आज का युग देखते होंगे या आज का मानव आप देखते होंगे तो होमोपियंस प्रथम मानव या बुद्धिमान मानव कहलाने वाला होमो हैम्पियस ही कहलाया।
या मानव का आधुनिक रूप जो आप देखते हैं वो होमो हेम्पियसी है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये तो था थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। अब हम जब प्राग ऐतिहासिक काल को उत्तराखंड इतिहास के परिदृश्य से पढ़ते हैं तो बात करें उत्तराखंड में गंगा यमुना घाटी, जो गंगा यमुना घाटी उत्तरकाशी से नीचे वाला पोर्शन, साथ में जो अलकनंदा घाटी है जो हमारा ये ऊपर वाला ये चमोली का डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तरकाशी का डिस्ट्रिक्ट है। नैनीताल के खटानीलान से आरंभिक पाषाण कालीन मानव के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड इतिहास के बारे में। यानी उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में क्या क्या जानकारी हमें यहाँ से मिलती है उसके बारे में। ठीक है, प्रमुख उपकरण क्या क्या मिले हैं एक नज़र डाल लेते हैं। हस्त कुठार यानी जिसे आप हैंड एक्स कहते हैं, छुर यानी चॉपर्स, छिद्रक यानी ब्रोड्स, छेनी और खुरचनी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए हैंड एक्स, चॉपर्स और खुरचनी। ये पूछा गया है ये किस युग या किस काल के औजार या किस काल के उपकरण थे इतिहास में। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण थे दोस्तों, यानी औजार थे मानव के। हैंड एक्स, चॉपर्स यानी जिसे छुर कहते हैं आप, छिद्रक, छेनी और खुरचनी, और एक दो और हो सकता है यहाँ पे, आप जानेंगे जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों पाषाणकालीन मानव होमोसैम्पियस के रूप में तब्दील हो रहा था तो उसने आग की खोज, साथ में बर्तन और पहिए की खोज के अलावा दोस्तों स्थायी जीवन बसना शुरू कर दिया। तो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि जो आधुनिक मानव जिसमें मानव का बुद्धि का विकास हुआ वो होमोसैम्पियस के रूप में हुआ, जहाँ पे मानव ने आग की खोज अच्छे से उसका प्रयोग करना सीखा, बर्तन बनाना सीखा, पहिए का आविष्कार अच्छे से किया, पहिए का प्रयोग किया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों यहाँ पे कि स्थायी जीवन बसना शुरू किया उसने, यानी स्थायी जीवन बसाना शुरू कर दिया, जो आज के समान तो नहीं था बच्चों, क्योंकि आज का युग तो बहुत परिवर्तन का युग हो गया। लेकिन उस समय क्या था आप लोगों का कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के मानव थे वो गुफाओं में रहता था, और गुफाओं में रह कर के वो चित्रों को भी बनाता था पत्थरों पे, जहाँ पे आप लाखों गुफा पढ़ेंगे मेरे साथ। और कुछ गर्त निवास यानी गड्ढे में भी आपको कुछ अवशेष मिले होंगे। ये निवास स्थान की जानकारी हमें प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल के बारे में जानकारी देती है। तो आइए उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। ठीक है, ये हेडिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा मैं, या फिर मैं गूगल ड्राइव का भी लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पुरातात्विक स्थल पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले चर्चा हम करते हैं लाखू उडियार। ठीक है, या लखू उडियार कहो या लाखू उडियार कहो। उडियार को पहाड़ी भाषा में उडियार कहते हैं और हिंदी भाषा में आप उडियार को गुफा कहेंगे, यानी लाखू गुफा। बात करें दोस्तों इस लाखू गुफा की तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इस गुफा की जो आकृति है वो नागफनी के आकार जैसी है। कैसी आकार जैसी है? नागफनी का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, तो नागफनी के आकार जैसा लाखू उडियार की आकृति मिलती है। अब बात करें प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इस पुरातात्विक स्थल की खोज किस जगह से हुई है उत्तराखंड में। 1968 में दोस्तों MP प्रसाद यानी महेश्वर प्रसाद जोशी ने अल्मोड़ा के दलवेंट के समीप
जब आप अल्मोड़ा जाएंगे उससे पीछे आपको एक बैंड मिलेगा, जिस बैंड का नाम है दल बैंड। उस बैंड के नीचे एक नदी बहती हुई आपको दिखेगी, शोयाल नदी। शोयाल नदी के दाहिने तट पर वर्तमान बाड़ेछिना नाम के समीप लखू उडियार की खोज की गई थी 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा। लखू उडियार मध्य हिमालय की पहाड़ियों में स्थित प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की प्रथम खोज है मित्रों। जो लखू उडियार है, ये लखू उडियार या लखू गुफा या लाखू गुफा मध्य हिमालय की पहाड़ियों में स्थित प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की प्रथम खोज है। और आप जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो हिमालय तीन होता है, तीन हिमालय, मध्य हिमालय आप पढ़ते होंगे, लघु हिमालय आप पढ़ते होंगे और बाह्य हिमालय आप पढ़ते होंगे। तो क्योंकि अल्मोड़ा का क्षेत्र मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करें लखू उडियार में समूहबद्ध नृत्य यानी समूह में नृत्य करते हुए लहरदार मोर रेखाएं तथा ज्यामितीय चित्र उत्कीर्ण किया गया है यहाँ पे। जो टोटल 34 चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कितने? 34 मानव चित्र और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे सफ़ेद लाल काले रंगों का मिश्रण है, जिसे आप श्यामल रंग कहते हैं या श्वेत रंग या श्यामल रंग भी आप लोगों को पढ़ने को मिलता होगा किताबों में। कभी मानव तथा पशुओं के चित्र तो नहीं पूछा गया है, क्या पता पूछ न दे, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं 1982 में यशवंत सिंह कटोच ने लखू उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की थी 1982 में। याद रखिएगा, ये पॉइंट न्यू पॉइंट है, एडिशनल है, याद जरूर करिएगा। यहाँ पे सुंदर सा चित्र लगा लिया गया है। ये जब भी आप अल्मोड़ा जाएंगे तो उससे अल्मोड़ा पहुँचने से पहले आप लाखू उडियार देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके की मानव आकृतियाँ दर्शाई गई है। काफ़ी मतलब खूबसूरत जगह है, ज़रूर जाइएगा। अल्मोड़ा जनपद में ही सुयाल नदी के ऊपरी क्षेत्रों में फरकानोली, फलसीमा, लेथाप, पेटसाल, कसार देवी से अनेक प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव से संबंधित प्रमाण मिले हैं दोस्तों, ठीक है। जहाँ पे बात करें एक बार हम कसार देवी के बारे में, तो कसार देवी मंदिर से प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में क्या जानकारी मिली है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो लिखेंगे आप हेडिंग कसार देवी मंदिर से प्राग ऐतिहासिक कालीन जानकारी। यह मंदिर जो है ये 2री शताब्दी का है, कसार देवी मंदिर। और यह मंदिर जो कसार देवी मंदिर है दोस्तों, अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर एक कश्यप पहाड़ दिखता है सामने, तो उस कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है कसार देवी मंदिर। इसी मंदिर के नीचे पर गुफा है जहाँ से प्राग ऐतिहासिक कालीन के 14 नृत्यकों का मानव का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, ठीक है। वही बात करें फलसीमा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो फलसीमा है ये भी अल्मोड़ा में ही है। फलसीमा से मानव की जो आकृतियाँ प्राप्त हुई है दोस्तों, वो योग मुद्रा में प्राप्त हुई है। इसलिए आप याद रखिएगा, फलसीमा से मानव की जो आकृतियाँ प्राप्त हुई है वो किस मुद्रा में प्राप्त हुई है? योग मुद्रा में प्राप्त हुई है। ओके दोस्तों। और वहीं लोथाप से पूछा जाएगा तो मानव क्या कर रहा है कि जानवरों का शिकार कर रहा है। लोथाप में क्या कर रहा है? लोथाप में मानव जानवरों का शिकार कर रहा है, ठीक है। और जो ये चित्र बनाए गए हैं वो लाल रंग के बनाए गए हैं लोथाप में, ठीक है। और लोथाप से टोटल 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कितने शिलाश्रय? 3। ये ऐड ऑन किया है मैंने, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। फरकानोली तथा पेटसाल के शिलाश्रयों की खोज 1985-1989 में यशोधर मठपाल जी ने की है। ये पूछा जा चुका है। फरकानोली शिलाश्रय की खोज यशोधर मठपाल जी ने 1985 में और पेटसाल की खोज
1989 में यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई है। ठीक है। बात करें पेटसाल से, तो पेटसाल से 2 शिलाश्रय की खोज हो चुकी है, इसे आप याद रखिएगा। वहीं फरकानौली से भी 3 शिलाश्रय की खोज की गई है यशोधर मठपाल जी के द्वारा। और यशोधर मठपाल जी का एक महत्वपूर्ण किताब आपको याद रखना है, कुमाऊं के चित्रकला। ठीक है, कुमाऊं के चित्रकला। ठीक है, इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। ये पूछा भी जाता है कुमाऊं के चित्रकला के लेखक कौन है, तो यशोधर मठपाल जी जो एक महत्वपूर्ण जाने माने इतिहासकार है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। बात करें पेटसाल के शिलाश्रयों में नृत्य करते हुए मानव को दिखाया गया है। 1986 में मठपाल को खुटानीला से पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण मिले हैं, यह फैक्ट है। खुटानीला से पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण किसको मिला? यशोधर मठपाल जी को। बाकी फल सीमा से मैंने आपको बता दिया, मानव की आकृतियों को योग तथा नृत्य करते हुए दिखाया गया। फल सीमा से टोटल 3 शिलाश्रय की खोज हो चुकी है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वही मैंने आप लोग को बोला कि लुएथाप से लाल रंग के शैल चित्र मानव को हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और लुएथाप से 3 शैल चित्र मिले हैं जो लाल रंग के हैं, ये मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया था। अल्मोड़ा के हटवाल यानी घोड़ा के शिलाश्रय में सींगों का मुखौटा पहने आदमी यानी सांड का चित्र प्राप्त हुआ है हटवाल नामक जगह से। बात करें रामगंगा घाटी यानी महरू उड़ियार जो बागेश्वर रीजन में पड़ता है, यहाँ से भी कुछ चित्र मुकुट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसे भी आप याद करने की कोशिश अवश्य करिएगा। ठीक है, वही बात करें उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को एक जगह मिलेगी हुडली। ठीक है, उत्तरकाशी में एक जगह मिलेगी हुडली। उत्तरकाशी में पुरोला होना चाहिए, पुरीला और क्या है पुरोला, सॉरी। पुरोला के समीप हुडली के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का? नीले रंग का। ठीक है, इसे भी आप याद करिएगा। हुडली नामक जगह जो प्राग ऐतिहासिक कालीन है उत्तराखंड का, वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऐसा सवाल बनाया गया है। तो आप कहेंगे उत्तरकाशी। और नीले रंग का शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम एक महत्वपूर्ण नोट डाउन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सवाल यूकेपीएससी यूके ने भी पूछा है। बात करें जनवरी 2024 में बेरीनाग पिथौरागढ़ नामक जगह जो है, एक बेरीनाग पिथौरागढ़ में है, से एक प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा मिली है, जहां लगभग 11 पुरुष महिलाओं के चित्र और उनके बीच एक पशु प्राप्त हुआ है। यानी बेरीनाग नामक जो जगह है वो पिथौरागढ़ में है, यहाँ से एक प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा मिला है साल 2024 में, जहां लगभग 11 पुरुष महिलाओं के चित्र है और उनके बीच में एक पशु प्राप्त हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे के एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो अब हम कल वाले एपिसोड में मित्रों क्या करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड के महत्वपूर्ण अन्य स्थल देखेंगे, जिसमें हम चमोली डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये वीडियो सुनना है अच्छे से, फिर जा कर के आप नोट्स बनाइएगा। और नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।